सेकेंड क्लास आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 15.4 जिसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ माइक्रोवेव्स। बेटे हमने लाइट की इंटरफेरेंस के बारे में सुना है, साउंड की इंटरफेरेंस के बारे में सुना है, इवन वाटर की इंटरफेरेंस के बारे में भी सुना है। जो माइक्रोवेव्स हैं वो भी हमें इंटरफेरेंस देती हैं। माइक्रोवेव्स हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हम डिफरेंट तरीक़ों से ये जान चुके हैं कि वो भी इंटरफेरेंस करती हैं। जी तो बेटे एक रिमाइंडर दूंगा कि अगर आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, पिछले लेक्चर को याद किए या समझे बगैर, तो कन्फ्यूजन होने वाली है। तो पिछला लेक्चर इंटरफेरेंस का जनरल टॉपिक है, उसका कॉन्सेप्ट देखें एंड देन इस पे आइएगा। बहरहाल ये हमारे पास वो सारा अपरेटस है जिसमें आपने ना माइक्रोवेव्स की इंटरफेरेंस को समझना है। तो हमने एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर लिया हुआ है जिसमें से माइक्रोवेव्स निकलेंगी। माइक्रोवेव भी एक वेव होती है ना, लेकिन एक ख़ास बात यह है कि आपने 2.8 सेंटीमीटर वेवलेंथ वाली माइक्रोवेव इक्विपमेंट लेनी है। यानी यहाँ से जो माइक्रोवेव ट्रांसमीटर से जो माइक्रोवेव्स निकलेंगी वो 2.8 सेंटीमीटर की वेवलेंथ वाली होनी चाहिए। अब आपने यहाँ से इमेजिन करें ना कि यहाँ से माइक्रोवेव्स ऐसे निकलेंगी, तो आपने रास्ते में एक मेटल की शीट रख दी, एक मेटल का बैरियर रख दिया, ठीक है। लेकिन उसके दरमियान में दो खाली जगह हैं। आप देख सकते हैं कि बेटे एक ये खाली जगह है और एक ये खाली जगह है। बच्चे हम इनको ना स्लिट बोलते हैं। ये खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? स्लिट। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर चूँकि एक और एक दो खाली जगह थी, यानी दो स्लिट थी। अब जो माइक्रोवेव्स इनमें से गुज़र के जाएंगी, तो बेटे चूँकि वो दो, एक यहाँ से और एक यहाँ से गुज़र के जाएंगी ना, तो सबसे पहले आपको याद होगा एक प्रोसेस जिसको ना आप डायफ्रैक्शन बोलते हैं। डायफ्रैक्शन क्या होता है? अगर वेव इस तरह से जा रही है और उसको रास्ते में उसका जो रास्ता है वो तंग है, तो वेव्स अपने आप को यूँ ऐसे मोड़ लेती हैं या बेंड कर लेती हैं। तो बेटे देखें, बात को गौर से सुनना। जो माइक्रोवेव्स जा रही हैं वो कुछ माइक्रोवेव का पार्ट इस स्लिट में से गुजरेगा, इस खाली जगह में से, और कुछ पार्ट इस दूसरी खाली जगह में से गुजरेगा। दोनों पार्ट्स बिहेव करेंगे एज कोहेरेंट सोर्स, ठीक है जी। तो बेटर इस डायग्राम से आपको समझ आएगा। देखिए माइक्रोवेव ट्रांसमीटर से माइक्रोवेव्स ऐसे निकल रही हैं। मैंने ये मेटल का बैरियर रख दिया, ठीक है, जिसके अंदर लिखा हुआ है डबल गैप है। ये गैप खाली जगह जिसको मैं स्लिट बोल रहा हूँ। अब देखें ज़रा, ये वेव्स तो एक ही सोर्स से आ रही हैं ना, एक ही सोर्स से आ रही है। तो फिर जब ये इन खाली जगहों से गुजरेंगी तो ये बिहेव करेंगी दो वेव्स के तौर पर, क्योंकि कुछ वेव का पार्ट यहाँ से निकल के जा रहा है, वो सिंगल सोर्स के तौर पर बिहेव करेगा, और नीचे वाली जो वेव्स हैं वो अलग तौर पर बिहेव करेंगी। लेकिन ये जो दोनों वेव्स हैं इनमें इंटरफेरेंस करने की तमाम सलाहियतें मौजूद होनी हैं। पहली बात कि बेटे इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, क्योंकि दोनों आगे की तरफ एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना। तो इंटरफेरेंस की पहली शर्त तो पूरी होती है। दूसरी शर्त है कि दोनों की बेटे जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए। ये भी पूरी होंगी, क्योंकि दोनों, ये वाली वेव ऊपर वाली और नीचे वाली वेव, दोनों आफ्टर ऑल पैदा एक ही सोर्स से की जा रही है ना। तो दोनों की एक ही फ्रीक्वेंसी होगी जितनी उनको शुरू में मिली है। तो फ्रीक्वेंसी सेम, डायरेक्शन सेम। दोनों वेव्स यानी ये गैप से निकलने वाली और नीचे वाले गैप से निकलने वाली वेव्स आपस में कोहेरेंट होंगी। कोहेरेंट का मतलब मैंने कल बड़ी डिटेल में बताया था कि अगर इनके दरमियान फेज़ डिफरेंस यानी एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो इसका ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। तो जब हमने बात कर ली कि फ्रीक्वेंसी सेम है, तो बेटे ये ऑटोमेटिकली कोहेरेंट भी हो जाती हैं। और इंटरफेरेंस की जो आखिरी कंडीशन है कि दोनों वेव्स सेम नेचर की होनी चाहिए, वो भी पूरी हो रही है, क्योंकि माइक्रोवेव ही है ना। वही हमने दो हिस्सों में, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाले हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो बेटे दोनों एक ही नेचर की वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स। अब हम देखेंगे कि ये जो दोनों वेव्स हैं ना आहिस्ता आहिस्ता फैलती हैं, क्योंकि इस प्रोसेस को ना डायफ्रैक्शन बोलते हैं। यानी एक वेव गुजर रही है, रास्ते में छोटा सा रास्ता मिला, छोटा सा रास्ता, तो अपने आप को इस तरह से मोड़ लेती हैं, बेंड कर लेती है, जिसको हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन। सो यहाँ पर वेव्स डायफ्रैक्शन करके फैलेंगी, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो आपस में मिल रही हैं एक दूसरे के साथ। शुरू में तो दरमियान में ये वाला गैप है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फैलती जाती हैं और मिलती चली जाती हैं। वेव्स का आपस में मिलना
इन सारी कंडीशन के साथ इंटरफेरेंस कहलाता है। तो यानी माइक्रोवेव्स इंटरफेरेंस करेंगी, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये डायग्राम तो आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किए ना, असल में माइक्रोवेव्स नज़र नहीं आती हमें नज़र आती है लाइट वेव्स, ठीक है। माइक्रोवेव नज़र नहीं आती। अब माइक्रोवेव तो नज़र नहीं आती, तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि इंटरफेरेंस हुई है या नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर तो आपको नज़र आ रही है, लेकिन टेक्निकली या रियलिटी के अंदर तो नहीं ना नज़र आती। तो हम एक प्रोब नाम का ये वाला डिवाइस यूज़ करते हैं। तो बेटे जो प्रोब है ना, वो एक तरह का डिटेक्टर होता है जो कि यही डिटेक्ट करेगा इंटरफेरेंस को। अब क्या तरीक़ेकार है, हमने प्रोब के साथ एक जोड़ देना है मीटर, ठीक है। और मीटर में आपको एक रीडिंग मिलेगी और वो रीडिंग आपको बताएगी कि किस जगह पर हाई एम्पलीट्यूड है और किस जगह पर लो एम्पलीट्यूड है। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जब इंटरफेरेंस होती है ना, तो वहाँ पे दो पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। यानी हम ना प्रोब को एक जगह नहीं रखते, हम प्रोब को यहाँ से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ऐसे मूव करते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हाई इंटेंसिटी हमें देखने को मिलती है, हाई इंटेंसिटी। तो वो कौन से पॉइंट होते हैं? जाहिर है जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, यानी दोनों वेव्स एक दूसरे को मिलकर सपोर्ट कर रही हैं, रीइंफोर्स कर रही हैं, एक दूसरे का इफ़ेक्ट बढ़ा रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इंटरफेरेंस होती है कंस्ट्रक्टिव। और कुछ पॉइंट्स हम इस प्रोब से ऐसे हमें मिलते हैं जहाँ पे बेटे लो इंटेंसिटी होती है। लो इंटेंसिटी का मतलब है कि वहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही होती है डिस्ट्रक्टिव, मतलब कि वहाँ पे वेव्स ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कर रही होती हैं कैंसल, ठीक है। तो हमने प्रोब जोड़ा, प्रोब को मूव करवाया, हमें कुछ पॉइंट मिले हाई इंटेंसिटी वाले और कुछ लो इंटेंसिटी वाले। हाई इंटेंसिटी वाले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट होते हैं और लो इंटेंसिटी वाले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स होते हैं, जो कि हमें मीटर के अंदर रीडिंग मिलेगी। हाई इंटेंसिटी पर ज़्यादा सुई मूव करेगी और लो इंटेंसिटी पे वो नहीं मूव करेगी या थोड़ी मूव करेगी। लेकिन अगर हम इसको ड्रा करें कलर मानकर, यानी इसका अगर कलर होता देखी जा सकती, तो क्या होता? हमें कुछ पॉइंट ऐसे मिलते, ये कल भी बात हुई थी, कुछ पॉइंट हमें ऐसे नज़र आएंगे इंटरफेरेंस में जहाँ पे बेटे आपको ब्राइट फ्रिंज नज़र आएगी। ये जो इतनी सी पट्टी होती है ना, इसी को हम फ्रिंज बोलते हैं। तो वो हाई इंटेंसिटी होती है, यानी वहाँ पे बेटे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और कुछ पॉइंट हमें ऐसे भी नज़र आएंगे जहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। बेसिकली ना यहाँ पर ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, दरमियान में उसने इसको डार्क बोलना था, उसने इसी को डार्क बोल दिया। बहरहाल डार्क फ्रिंज आपको मिलेगी जो कि लो इंटेंसिटी वाले पॉइंट होते हैं जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अच्छा बच्चे, एक बात आखिरी बचती है। देखिए, हमने प्रोब को मीटर के साथ जोड़ना है ना, और मीटर जो है हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी वाले पॉइंट के अकॉर्डिंगली हमें आइडिया देता है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है। ज़रूरी नहीं कि आप इस प्रोब को ना एक मीटर के साथ ही जोड़ें, बल्कि आप इस प्रोब का कनेक्शन जोड़ सकते हैं ऑडियो एम्पलीफायर के साथ, ऑडियो एम्पलीफायर के साथ। और ऑडियो एम्पलीफायर आगे जुड़ा होता है लाउड स्पीकर के साथ। तो क्या होगा, गौर से सुनना। बेसिकली अगर ये मैं कनेक्शन करता हूँ ना इस तरह से, तो जो पॉइंट्स पे हाई इंटेंसिटी होगी, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट, वहाँ से जो ऑडियो एक जनरेट होगी जो कि स्पीकर में आपको आवाज़ सुनाई देगी। क्योंकि वो हाई इंटेंसिटी वाले पॉइंट है ना, तो हाई इंटेंसिटी वाले यहाँ पे ना बेसिकली कन्वर्जन होती है। हमने माइक्रोवेव से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, ये माइक्रोवेव, लेकिन किस तरह से उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है साउंड वेव के अंदर। तो जो हाई इंटेंसिटी वाले पॉइंट है जिन पर मैं बोल रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है ना, तो वहाँ से जो ऑडियो एम्पलीफाई होकर स्पीकर में जाएगी तो वहाँ पर आपको ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, यानी लो इंटेंसिटी वाले पॉइंट, वहाँ पे बेटे इंटेंसिटी लो होने की वजह से आवाज़ नहीं पैदा होती या बहुत कम पैदा होती है, और स्पीकर के बाद आपको एक हल्की सी या बिल्कुल भी नहीं आवाज़ सुनाई देगी। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा होगा, यानी डिटेक्ट कर सकते हैं ना आपकी अगर आवाज़ ऊंची है और नीची है, वक्फे के साथ, टाइम टू टाइम, आवाज़ ऊंची, आवाज़ नीची, आवाज़ ऊंची, आवाज़ नीची, तो समझ आना कि इंटरफेरेंस हो रही है।
इसी तरह मीटर के अंदर भी आप ऐसे देखते हो, सुई मूव कर रही है वापस आ रही है, मूव कर रही है वापस आ रही है, इट मीन इंटरफेरेंस हो रही है। जी तो बेटे ये सारी बातें आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएंगी। रीड करना आई होप सो कि कन्फ्यूजन नहीं मिलेगी आपको। बहरहाल ये था इंटरफेरेंस ऑफ माइक्रोवेव। और अब है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। बेटे कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि माइक्रोवेव हम नॉर्मल आई से नहीं देख पाते, लेकिन मैंने फिर भी आपको ना दिखा के समझाया है, जबकि जो लाइट वेव है आप नॉर्मली आई से देख सकते हो। तो बिल्कुल वैसा ही एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि इस लाइट के सोर्स से ना बेटे लाइट निकल रही है, और आगे हमने एक स्लाइड रख दी है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्लाइड विद डबल स्लिट। दरमियान में ऐसे डबल स्लिट है, जैसे ऊपर नहीं आपने यहाँ पर 2 गैप छोड़े थे, तो हमने डबल स्लिट दरमियान में लेने हैं। अब आई नो कि आपको यहाँ पर सिंगल स्लिट ऐसे एक नज़र आ रहा है ना ये वाला, लेकिन मैं इसको काफ़ी जूम करता हूँ आपके लिए तो डबल स्लिट नज़र आएगा। जी तो बेटे मैंने इसको काफ़ी हद तक जूम कर लिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं 596% जूम किया। तो आप देख सकते हो कि ये एक स्लिट है जो ब्लू है, दरमियान में एक बहुत छोटा गैप है, एंड देन अगेन एक स्लिट है। बहरहाल ये डबल स्लिट है, और पीछे से ये जो लाइट की बीम आ रही है ये इस डबल स्लिट में से गुजरेगी और वैसे ही 2 सोर्स में डिवाइड हो जाएगी, या 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, और वो 2 हिस्से आपस में इंटरफेरेंस कर जाएंगे, क्योंकि वो तमाम कंडीशन पूरी कर रहे होते हैं जो कि मैंने माइक्रोवेव के केस में समझाई है। ठीक है, एंड देन वो इस स्क्रीन पर पहुंचेंगे। स्क्रीन के ऊपर ये जो पॉइंट है, फिर अगला जो पॉइंट है जिस पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, फिर अगला पॉइंट, फिर अगला पॉइंट, एंड देन मूव करते जाए। ये सारे पॉइंट जो रेड से मेंशन किए गए ना, यहाँ पे बेटे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी जो इस डबल स्लिट से 2 लाइट निकलेगी वो आपस में मिलेगी, तो कुछ पॉइंट्स पर होनी है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो जाहिर है आपको ब्राइट कलर के नज़र आएंगे, वो ये तमाम रेड पॉइंट्स हैं। लेकिन इन रेड पॉइंट के दरमियान में आपको ब्लैक यानी डार्क पॉइंट नज़र आएंगे, और वो डार्क पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर दोनों वेव्स आपस में कर रही होती हैं एक दूसरे को कैंसल, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जी तो बेटे ये बात लिखी भी हुई है कि इसमें 2 स्लिट हैं। अच्छा, हम इसमें से ना लेज़र गुजार रहे हैं, ठीक है, लेज़र के फ़ायदे में मैं पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। जो स्लिट है ना वो 2 क्लियर लाइंस हैं, ऐसे जो बारीक लाइन, नहीं कितना हमें जूम करना पड़ा, ऑन द ब्लैक स्लाइड सेपरेटेड बाय फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर, यानी उन दोनों स्लाइड्स दोनों जो स्लिट्स है ना उनके दरमियान, दोनों जो गैप्स हैं उनके दरमियान फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के फ्रैक्शन जितना गैप होता है, फासला होता है। इसलिए आपको यहाँ पर ऐसे ही लग रहा है कि दोनों स्लिट ना ऐसे साथ जुड़ी हुई हैं, यानी एक स्लिट लग रही है। जी तो बेटे बाकी बातें सेम टू सेम हैं कि डॉट्स बनते हैं स्क्रीन के ऊपर लाइट के। जो ब्राइट डॉट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के डॉट्स होते हैं, और जो डार्क डॉट्स बनेंगे 2 ब्राइट के दरमियान एक डार्क, वो बेटे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, यानी वहाँ पर वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती हैं। तो अगली कुछ लाइनों में वो इस एक्सपेरिमेंट का पिछले एक्सपेरिमेंट से कंपैरिजन कर रहा है। कहता है जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज बन रही है ना, ऐसे पट्टियाँ बन रही है, ब्राइट पट्टियाँ, डार्क पट्टियाँ, या ब्राइट पॉइंट्स, डार्क पॉइंट्स, ये बेसिकली इक्वलेंट यानी बराबर होते हैं लाउड एंड क्वाइट रीजन दैट वी डिटेक्टेड इफ़ यू इन्वेस्टिगेटेड द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ साउंड फ्रॉम 2 स्पीकर। यानी अगर हम स्पीकर से इंटरफेरेंस देखें तो इंटरफेरेंस में हमें साउंड का कैसे पैटर्न सुनाई देता है। कभी साउंड ऊंची लाउड होती है, अगले लम्हे क्वाइट यानी मध्यम होती है। उसी के अकॉर्डिंग लाउड साउंड कंपैरेटिवली ब्राइट फ्रिंज के अकॉर्डिंग है, क्योंकि दोनों जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ब्राइट फ्रिंज लाइट की कंस्ट्रक्टिव से बनता है, और लाउड साउंड की कंस्ट्रक्टिव से बनता है, एंड वाइस वर्सा। जी तो बेटे अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं। कहता है वी कैन चेक दैट द लाइट इज़ इंडीड रीचिंग द स्क्रीन फ्रॉम बोथ स्लिट्स एज फॉलो। यानी हमें ना ये डाउट रहता है कि ये जो लाइट गुज़र के ऐसे एक पैटर्न बना रही है ना, जिसमें आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं, हमें डाउट रहता है कि क्या वाकई लाइट इन दोनों स्लिट में से गुज़र के ऐसा पैटर्न बना रही है। अगर उसको एक स्लिट में से गुजारा जाए, यानी डबल ही क्यों करनी, एक ही स्लिट से गुजारा जाए, ये लाइट आ रही है तो वो लाइट जाती रहे, तो क्या ऐसा पैटर्न तब नहीं बन सकता। तो हम अब इसको चेक करने लगे हैं। जी तो बेटे मैंने आपके लिए एक इमेज जनरेट की हुई है। यहाँ से लेज़र लाइट सोर्स है। अच्छा, लेज़र का ना इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि लेज़र हमें अच्छा पैटर्न समझा देती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लाइट।
बहरहाल यहाँ से लेज़र लाइट निकल रही है, हम उसको वेव्स की शक्ल में बनाते हैं। दरमियान में वही मेटल बैरियर है जिसको मैंने एक ऊपर वाली जो है ना स्लिट गैप और नीचे वाले गैप 2 में तोड़ा है, यहाँ पर 2 में। ऊपर वाले गैप से लाइट ऐसे निकल रही है वेव्स, और नीचे वाले गैप में ऐसे निकल रही है। ये दोनों जब आपस में मिलती हैं कुछ पॉइंट्स पर तो बेटे इंटरफेरेंस करती हैं, जिनका पैटर्न मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो रेड लाइट है वो ब्राइट है एंड उनके दरमियान डार्क फ्रिंज है, ये फ्रिंज पट्टियाँ होती हैं, फिर ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। दरमियान वाली एक डार्क फ्रिंज को मैं कंसीडर करता हूँ क्योंकि मैं डाउट में हूँ कि अगर लाइट को 2 की बजाय एक ही स्लिट से गुजारा जाए तो क्या तब ऐसा पैटर्न नहीं मिलेगा। आइए उसी डाउट को क्लियर करते हैं। अगेन मैंने वही लेज़र लाइट ले ली, उसको उस बैरियर से गुजारा, लेकिन आप देख रहे हो सिर्फ एक स्लिट में से। दूसरे स्लिट को मैंने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है एज यू कैन सी। तो अब लाइट एक स्लिट से गुजर रही है तो यहाँ पर लाइट के 2 सोर्स नहीं बनेंगे। जैसे ऊपर लाइट बिहेव करती है एज अ डबल सोर्स, ऊपर वाला और नीचे वाला, जबकि यहाँ पर लाइट सिर्फ इसमें से गुजरेगी तो ये देखें ऐसे सिर्फ इसमें से गुजर रही, तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोई 2 वेव्स आपस में किसी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव नहीं करेंगी। जब डिस्ट्रक्टिव नहीं करेंगी तो उस जगह पर जहाँ पर डार्क इमेज बन रही है ना, जो कि पूरे स्क्रीन के सेंटर पे बन रही है, वहाँ पे बेटे नाउ ब्राइट, अब मुझे वो ब्राइट ऐसा नज़र आएगा, क्योंकि जब इंटरफेरेंस ही नहीं होनी, एक ही वेव है ना, तो इंटरफेरेंस तो 2 वेव्स में होती है। जब इंटरफेरेंस ही नहीं हो रही तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी नहीं होगी ना, तो फिर वेव्स एक दूसरे को कैंसिल करके सेंटर के ऊपर एक डार्क रीजन जनरेट नहीं करेगी। सिंगल लाइट यहाँ तक पहुँच सकेगी और सिंगल लाइट से एक ब्राइट कलर ही जनरेट होगा। तो इसे समझ होती है या क्लियर होता है कि अगर आप ये वाला फ्रिंज पैटर्न चाहते हो ना, जिसमें हाई इंटेंसिटी वाली लाइट यानी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज आपको मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डबल स्लिट को यूज़ करें। जी तो बेटे ये सारी बात आपको यहाँ से लेकर मार्क अ पॉइंट ऑन स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट मार्क करें, हमने वो सेंटर वाला पॉइंट लिया है, ठीक है, वेयर देयर इज़ अ डार्क फ्रिंज, और आप देख रहे थे ना कि सेंटर के ऊपर मैंने इस तरह से डार्क लिया है। एंड देन आप पूरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। रीडिंग करने लग जाऊँगा मैं तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। बहरहाल अब आखिरी पैराग्राफ है, उसको भी नहीं छोड़ सकते, वो भी इम्पोर्टेंट है। कहता है वी कैन अचीव सिमिलर रिजल्ट विद अ ब्राइट लाइट बल्ब रादर देन अ लेज़र, क्योंकि अभी तक हम लेज़र यूज़ कर रहे थे ना। कहता है लेज़र के अलावा अगर आपने ब्राइट लाइट का एक बल्ब यूज़ किया होता जो आप घरों में लगा है, वो भी, उससे भी आपको इसी तरह के रिज़ल्ट मिल जाते हैं, बट फ़र्क है, लेज़र इज़ मच मोर कन्वीनियंट। लेज़र से स्टडी जो है ना वो कन्वीनियंट यानी आसान हो जाती है, बिकॉज क्योंकि लाइट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इनटू नैरो मोर इंटेंस बीम। क्योंकि आप देख रहे थे ना कि लेज़र जो लाइट है ना वो एक ही बीम के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, फैलती नहीं है, जबकि जो नॉर्मल बल्ब होता है उससे निकलने वाली लाइट फैलती है, उसका इंटरफेरेंस पैटर्न इतना अच्छा नहीं बनेगा। ये जो आपने डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा 2 बार, एक बार माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हुए जो नज़र नहीं आती, और एक बार विजिबल लाइट का यूज़ करते हुए जो कि विजिबल या नज़र आने वाली है। कहता है ये जो फेमस एक्सपेरिमेंट है ना, दैट इज़ कॉल्ड बेटे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अल्दो थॉमस यंग had no laser available to him when he first carried out in 1801। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बेसिकली थॉमस यंग नामी साइंटिस्ट ने हमें दिया है। कहता है तब कोई लेज़र नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ये एक्सपेरिमेंट हमें परफॉर्म करके दिखाया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, जो अगला टॉपिक हमारा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें कुछ बातें आज की होंगी और कुछ नई बातें होंगी।